हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दक्षिण भारत के चोल चालुक्य पल्लव संगम युग। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके 3 संगम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला और तीसरा संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। ठीक है, और जब भी कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें कोई अध्यक्षता तो कर रहा होगा। तो पहले और दूसरे की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, और दूसरे में और कौन आ गया था? तोल्काप्पियर भी आ गया था, और तीसरे की थी नकीरर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहला और तीसरा संगम कहाँ हुआ? मदुरै में हुआ। पहले और दूसरे की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। ठीक है, और दूसरे में तोल्काप्पियर भी आ गए। ठीक, और तीसरे की अध्यक्षता किसने की? नकीरर ने की थी। ठीक है, और जो दूसरा संगम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम अलेवाई में। अलेवाई को आप हलवाई कर दीजिए। ठीक है, कपाटपुरम हलवाई। ठीक, आ जाइए अब क्वेश्चन फर्स्ट। पूछा है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये थे विजयालय। ठीक, जो आरंभ में पल्लवों का ये पल्लवों के सामंती थे। ठीक है, सामंती सरदार थे। 850 में तंजौर को अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया था। ठीक है, यानी चोल ने। इस समय पल्लवों और पांडवों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। पांडवों की निर्बल स्थिति, ठीक है, का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया, और वहाँ उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। ठीक है, विजयालय ने दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। कहाँ? तंजौर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पांड्य जो थे वो निर्बल हो गए थे, और विजयालय ने 871 तक राज किया। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। देखिए, यहाँ बात हो रही है चोल साम्राज्य की। ठीक है, तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तंजौर में है। ठीक, शैव मंदिर है, और क्या जाना इसके बारे में? और क्या है कि ये राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। विशाल प्रांगण है इसका। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी का एकाश में पत्थर, ठीक है, यानी एकाश मतलब एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसको काट के एक मूर्ति बना दी नंदी की। ये नहीं कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। क्वेश्चन थर्ड, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल किसके शासनकाल में? तो ये हमने अभी अभी पढ़ा, राजराज प्रथम के काल में। फोर्थ, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये किस क्षेत्र में फैला था? ठीक है, ये कोरोमंडल तट हो गया ना यहाँ पे। लेकिन इनका शासनकाल इसके भी आगे था, मतलब उसका प्रभाव यहाँ तक भी था। ये समझ लीजिए यहाँ तक प्रभाव था, और यहाँ ये जो अपना क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, उधर तक भी था। ठीक है, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी, ठीक है, ये कृष्णा है, तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत था। विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग जैसे उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। नाम याद कर लीजिए, उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर। ठीक, चोलों की राजधानी तंजौर। इसके अतिरिक्त और भी थी, गंगा कोंड चोलपुरम भी थी, और संगम काल में उरैयूर भी थी। ठीक है, क्वेश्चन 6, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये असाधारण थी। ठीक है, ये असाधारण शक्ति मानी जाती थी ये, कि स्वायत्त शासी ग्राम संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, हमने देख लिया ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता मेन थी वहाँ पे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए थे, ऑप्शन ए।
हमारा ग्राम पंचायत ऐसे ही थोड़ी आ गया है, ठीक है। आज का ग्राम पंचायत ऐसे ही थोड़ी आ गया है। क्वेश्चन 8, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्राम सभाओं के लिए। देखिए बस ये देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल, ठीक है। बस देखते रहिए। स्थानीय शासन चोल, ग्राम, ठीक है। अब ये पूछा है क्वेश्चन 12 में कि ग्राम प्रशासन के बारे में तो ठीक है, जो भी थे बहुत पता चला, लेकिन पता कैसे चल रहा? तो ये था उत्तर मेरूर से। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हमें उत्तर मेरूर से के लेखों से प्राप्त होता है। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, ग्राम थी, सभा होगी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का मतलब संचालन करती थी। इम्पोर्टेंट, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, ये वाली लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर ये काम करती थी। क्वेश्चन 13, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो ये था टोट्टवारियम, ठीक है। वारियम है, टोट्टवारियम, ओके। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसे वारियम कहा जाता था, ठीक है, गांवों की गतिविधियों की देखरेख के लिए। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये RO 2013 मेंस में आया है, ठीक है। तो गांवों में जो भी गतिविधियां थी उसको देख रेख के लिए कार्य समिति बनाई जाती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली को टोट्ट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहा जाता था। एक ये याद कर लीजिए, पोन वारियम स्वर्ण समिति, ठीक है। सब तो नहीं याद हो पाएगा लेकिन मन में रहेगा, ठीक है। एरी वारियम तालाब, पोन, स्वर्ण। क्वेश्चन 14 देख लीजिए। बताया मतलब पूछा है कि सही क्या है। चोलों ने पांड्य चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन में ही देख लिया था, ठीक है। और दूसरा ये कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी हमने देख लिया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। दक्षिण द्रविड़ देश चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः किसने की थी? परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। राजराज वन तंजौर अभिलेख के अनुसार, ये अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल के राजाओं का एक संघ बनाया। देखिए, जो जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो महेंद्र पंचम थे उन्होंने क्या किया कि पांड्य चेर, ठीक है, राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इनके विरुद्ध, इनके श्रीलंकाई जो राजा थे उसने यहाँ के चेर और पांड्य, ठीक है, पांड्य राजाओं का नीचे ये वाला, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे चेर और पांड्य राजाओं का एक संघ बनाया। किसके विरुद्ध? चोल राजा के विरुद्ध, ठीक है, राजराज प्रथम के विरुद्ध। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर पे आक्रमण किया। अब राजराज प्रथम ने क्या किया? सबसे पहले चेर पर केरल वाले को हरा लिया, ठीक है, और कंडलूर के मैदान में परास्त कर दिया उसको। और राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की। राजराज वन का पुत्र कौन था? राजेंद्र वन। राजराज फर्स्ट का पुत्र कौन था? राजेंद्र वन। तो इन्होंने क्या किया? दक्षिण पूर्व एशिया गए, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की, कुछ क्षेत्रों को जीता। आई होप ये सारा खिचपिच समझ में आ गया हो क्या हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये इसमें हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल साम्राज्य का, ठीक है, स्थापना परांतक फर्स्ट ने किया और उसने मदुरै के पांड्य राजा को हराया, फिर मदुरै कोंड की उपाधि ली,
एक अभिलेख के से हमें ये पता चलता है, राजराज फर्स्ट का तंजौर अभिलेख से, कि श्रीलंका के राजा ने यानी महेंद्र पंचम ने केरल और पांड्य के राजाओं का एक गुट बनाया और चोल नरेश जो थे राजराज प्रथम के विरुद्ध चढ़ाई की। लड़ने का सोचा, लेकिन राजराज फर्स्ट ने हरा दिया, ठीक है, चेर राजा को। फिर राजराज प्रथम ने और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। क्वेश्चन 15, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः, ठीक है, देव की आकृति पूछी। देवाकृति मतलब कैसे दिखते हैं देव, तो वो हैं चतुर्भुज। बहुत इंपॉर्टेंट है नटराज की मूर्ति, तो खैर सभी को पता होगा। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। लगाइए 3 स्टार, ठीक। तो उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज शिव की है, जो बहुत सी संख्या में मिली है और इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया है। ये मूर्तियाँ प्रायः चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन 16, किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना गया है, तो ये नटराज, फिर से ये नटराज, ठीक है। क्वेश्चन 18, नटराज चोल काल से रिलेटेड है। क्वेश्चन 19 पूछा है, शिव की दक्षिणामूर्ति है प्रतिमा, उसमें क्या वो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो शिक्षक का प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक गुरु की को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है, दक्षिण मुख में है, ठीक है, दक्षिणामूर्ति यानी दक्षिण मुख। क्वेश्चन 20 पूछा है कि 72 व्यापारी चीन के किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो एक चोल शासक हुए जिनका नाम था कुलोत्तुंग फर्स्ट, शासनकाल 1077, ठीक है, और इनके 72 सौदागरों को चीन दूत मंडल भेजा गया। क्वेश्चन 21 दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना के लिए शक्तिशाली मतलब जाना जाता था, तो ये थे चोल, ठीक है। इनके पास तो चोल राजाओं के पास तो काफ़ी बेहतर सेना थी, लेकिन वो सब कुछ था उनके पास, हाथी घोड़े सब कुछ थे, लेकिन इनकी नौसेना भी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने श्रीविजय, सिंघल और मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। सिंघल, ठीक है, श्रीविजय और मालदीव। क्वेश्चन 22 निम्नांकित राज्यों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। देखिए, जो ज़्यादातर हिंदू राजवंशी सम्राट थे वो अपने ही जीवन काल में युवराज घोषित कर देते थे, लेकिन चोलों में ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन 23 चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, तो वो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम कौन थे, इनके बेटे थे, राजान फर्स्ट के बेटे राजेंद्र प्रथम थे, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। 1017 में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाया, चोल में ले आया। फिर उसके बाद उसने सोचा कि उत्तर पूर्वी भारत में चले, गंगा घाटी पे आक्रमण किया। फिर उसके बाद महिपाल को, ठीक है, पराजित किया और फिर उसने गंगा कोंड की उपाधि धारण की। साथ ही उसने गंगा कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया और इसके अलावा सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक स्थान पे विशाल मतलब ये चोलगंगम नामक विशाल तालाब बनवाया, ठीक है। फिर पूछा है क्वेश्चन 24 गंगा कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की, हमने देख लिया। क्वेश्चन 25 चोल गंगम नामक वृहद झील किसने बनाया, ठीक है।
क्वेश्चन 26, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजराज प्रथम ने की थी। ठीक है। वास्तविक संस्थापक जो चोल का है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो परांतक द्वितीय को माना जाता है। परांतक द्वितीय कौन है? मतलब परांतक द्वितीय का पुत्र यानी कि अरिमोलीवर्मन, जो कि राजराज फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनको ही माना जाता है। तो चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अरिमोलीवर्मन, जो परांतक द्वितीय का बेटा था यानी कि राजराज वन के नाम से, ठीक है, वो था। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक था, महान निर्माता था। राज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप भी कराई। क्वेश्चन 27, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने की थी। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। ठीक है। राज शैव मतावलंबी था और शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 28, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये राजेंद्र फर्स्ट थे। ठीक है। देखिए, जो राजराज प्रथम थे वो सिंघल द्वीप पे तो उन्होंने अपना काम पूरा किया, मतलब विजय प्राप्त की थी, लेकिन ओवरऑल जो था, इसे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूरा किया। यद्यपि राजराज वन ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के कुछ प्रदेशों को जीता था। तो पप्पा ने कुछ प्रदेशों को जीता था और पुत्र ने यानी राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया, फिर चोल साम्राज्य भेज दिया। फिर उसके बाद वहाँ कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और श्रीलंका पे राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया। क्वेश्चन 29, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया? तो ये थे, एक राजा थे कुलोत्तुंग फर्स्ट। इन्होंने क्या किया, जब ये शासन कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब श्रीलंका में एक और शासक था, ठीक है, विजय बाहु। ठीक है। तो विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, लेकिन कुलोत्तुंग फर्स्ट इससे नाराज़ होने की बजाय उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसको वो साम्राज्य दे दिया। पुत्री का नाम वहाँ के राजकुमार थे, ठीक है, इनका नाम है वीरप्पेरुमाल, जो श्रीलंका के राजकुमार थे, उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उनको दे दिया, श्रीलंका उनको दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। पहला है कथन, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों के अपेक्षा अधिक जानकारी है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंदिर ऐसे बनवाए और उसके ऊपर खूब अपने बारे में खूब उत्कीर्ण कराया। इस वजह से कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद में राजाओं ने किया। ठीक है। कथन कारण सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 31 पूछा है, एरीपत्ती, तनियूर और घटिका किसके बारे में सही विवरण है? सही सुमेलित बताना है। तो एरीपत्ती किसको कहते थे? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। सोचिए, ग्राम जलाशय कितना महत्वपूर्ण चीज़ था कि भूमि से जो भी राजस्व मिल रहा था, ठीक है, उसको एक साइड कर दिया जाता था एरीपत्ती के नाम से कि भैया इसका काम तो जलाशय में होगा ही, सिर्फ उसको सही करने में। उसी तरह घटिका, ये प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध किए गए विद्यालय थे। ठीक है, मंदिर और विद्यालय एक साथ कर दिए गए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो घटिका क्या हुआ? मंदिर और विद्यालय एक साथ। ठीक। तनियूर क्या था? देखिए, एरीपत्ती चोल साम्राज्य के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः
मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम संघ गठित किए जाते थे जिन्हें तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था। ठीक है, ये क्या थे? तनियूर या तकुर्रम क्या था? बड़े नगरों में अलग कुर्रम। ठीक है। क्वेश्चन 32 पूछा है, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? नगरम श्रेणी नहीं थी। ठीक है, तो क्या थी? नाना देशी थी और मणिग्राम थी। श्रेणी क्या थी? एक जैसे व्यापार करने वाले लोगों का समिति थी, वो एक ही व्यापार करने वाले। ठीक है, एक ही प्रकार के व्यापार। नगरम क्या थी? व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। व्यापारियों के स्थानीय संगठन थे। इस प्रकार के संगठन कांचीपुरम और मामल्लपुरम में विद्यमान था। लेखक से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ कौन कौन से हैं? मणिग्रामम है, ठीक है, नाना देशिश है या फिर नाना देशी, वलैंग, बलंजियर, इदंगे, ठीक है, मणिग्रामम, नाना देशिस, दूसरे देशों के साथ व्यापार, ठीक है, ये लोग करते थे। क्वेश्चन 33 प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? ठीक है, एक तरफ है कल्याणी भाई साहब, एक तरफ है कल्याणी भाई साहब और एक तरफ है वेंगी और उसको जोड़ रहा है तगर। क्वेश्चन 34 चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली 610 से 642, ठीक है, उनका शासनकाल। और हमें कैसे पता चलता है? ये ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये कौन से वंश की बात कर रहा है? चालुक्यों में। ठीक है, क्या बताया है कि चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति दिया जाता था इनको। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री थी। ठीक है, क्या नाम है उनका? विजय भट्टारिका। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दे दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के साथ उसके रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। तो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद कौन सा वंश देता था? तो ये चालुक्य था। क्वेश्चन 36 चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। ठीक है, भूजापुर के कर्नाटक जिले के वातापी में थी। ठीक है, ये प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। इसका ये एक प्राचीन नगर था और इसका आधुनिक नाम क्या है? बादामी है। तो बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पे वातापी है। ठीक है, और उसी को आज के टाइम में बादामी कहते हैं। तो छठी 7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य, ठीक, चालुक्यों की बात हो रही है, ठीक है, याद ध्यान दें, चालुक्य की बात हो रही है। तो वातापी के चालुक्य का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट। 37 है कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऐहोल, ठीक है, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। देखिए ऐहोल किसका है? अभी मिलान करने को आ जाए तो उसमें, ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति किसका है? बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो इस लेख की भाषा कैसी है? संस्कृत है। लिपि कौन सी है? दक्षिण ब्राह्मी है। और इसकी रचना किसने की थी? रविकीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर, मतलब ये जो प्रशस्ति है, इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए मान लिया गया कि ये कालिदास का नाम इसमें है। क्वेश्चन 38 संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में।
क्वेश्चन 39, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, नरसिंह फर्स्ट का टाइम कितना है? 630 से 668। ये कौन था? ये पल्लव शासक था। ये ज़रूरी है जानना कि नरसिंह फर्स्ट कौन से वंश से हैं। तो ये पल्लव शासक था। 642 में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। जो पल्लव शासक था उसने चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन अकेले तो लड़ा नहीं, तो फिर उसमें और किसने साथ दिया? लंका के राजकुमार थे मानवर्मा। ठीक है, अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता करने हेतु सिंघल द्वीप पे भेजा। क्वेश्चन 40, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यमनप्रिय शब्द किसका? यमनप्रिय किसको कहते थे? काली मिर्च को कहते थे। ठीक है, तो ये सब कोई जानता है कि हमारे यहाँ से चुट्टे जो थे सब उठा के ले गए थे, यही काली मिर्च लेके जाते थे और उसको दुगने तिनगुने कई गुना दाम पे बेचते थे और अमीर हो गए, यूनानी और रोम। इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यमनप्रिय कहा गया है। इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। ठीक है, तोल्काप्पियम को किसने लिखा है? तोल्काप्पिय ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से ये एक थे। ठीक है, तोल्काप्पियर ने लिखा है तोल्काप्पियम, और ये ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। क्वेश्चन 42, संगम साहित्य में तोल्काप्पियन क्या है? तमिल व्याकरण है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो। इनका नाम था इलंगो आडिगल। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और लेखक चोल नरेश करिकाल का पुत्र था। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिलान करना है, डायरेक्ट मिलान वाला देखिए। तिरुक्कल क्या है? एक दर्शन है। तोल्काप्पियम व्याकरण है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है। मणिमेखला वणिक कथा है। कोई 2 याद कर लीजिए। ठीक है, दर्शन याद कर लीजिए। तिरुक्कुल क्या है? दर्शन है। तोल्काप्पियर व्याकरण है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखला वणिक कथा है। मणिमेखला वणिक कथा। ठीक है, प्रेम कथा वाला याद रहेगा। ठीक, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा। एक और याद कर लीजिए, मणिमेखला वणिक कथा। मणिमेखला वणिक कथा एक साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मणिमेखला वणिक कथा, मणिमेखला वणिक कथा। ठीक, क्वेश्चन 45, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का नाम क्या है? तो ये है तिरुमुराय। ठीक है, शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को 5वां वेद भी समझा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ठीक है 5 स्टार लगा लीजिए इसके आगे। 4 वेद तो हम सबको पता है, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, हो गया 4 वेद हो गए अपने। लेकिन शैव संतों का जो लेखन था तिरुमुराय को 5वां वेद समझा जाता है। बड़ी बात है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड का संकलन है ये। ठीक है, तमिल हो गया, भाषा इसकी तमिल हो गई। शिव की स्तुति है, 6 से 11वीं शताब्दी के बात कर रहा है, तमिलनाडु की बात कर रहा है। ठीक है, वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। क्वेश्चन 46, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो ये था अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु कहाँ है? पौंडीचेरी के पास है। देखिए अरिकमेडु पूर्वी तट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पौंडीचेरी है, के पूर्वी तट पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है, यहाँ कहीं 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडुके, पौंडीचेरी या पुदुचेरी के छोटा भाई पोडुके, ठीक है, इसे कहा गया है। यहाँ
ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति थी। ठीक, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, मान लीजिए एक कलश है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसा कलश है, पर मैं एक कलश बनाती हूँ। ठीक, एक ये कलश, 2 हत्थे हैं इसमें। ठीक है, 2 हत्थे हैं इसमें, तो 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला इत्यादि प्रमुख मिले हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल जैसे कि मड़ियाँ, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, रेशम लादा जाता था, अपितु रोम वासियों की रुचि के अनुसार, उनके भेजे हुए नमूने के अनुसार माल का निर्माण किया जाता था। बड़े डिमांडिंग लोग थे। क्वेश्चन 47, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान का था? अरुकमेडु था। क्वेश्चन 48, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरुकमेडु था। क्वेश्चन 49, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरुकमेडस से। क्वेश्चन 50, एम्फोरा जार होता है, ये क्या होता है? तो दोनों लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। ठीक है, लंबा है और दोनों तरफ हत्थे हैं, लंबा है और दोनों तरफ हत्थे हैं। हत्था मतलब जिससे हाथ से पकड़ा जा सके। क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, देख लीजिए। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला, दोनों तरफ संकीर्ण गर्दन था। ठीक है, हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका उपयोग तेल शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरुकमेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन 51, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो भाई हमने चेर तो हमने पढ़ रखा है, चोल पढ़ रखा है, पांड्य पढ़ रखा है, ये 3 तक तो ठीक था। कदम कहाँ से आ गया? इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। कदम का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 52, कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव नहीं था। देखिए, ये भारत, ये चेर, ये चोल और ये पांड्य। ठीक, आ जाइए। 53, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में है। कोई आपका दोस्त वोस्त कहीं कोई मिल जाए ना, कहीं भी दोस्त का दोस्त या कोई कहीं मिल जाए तो तमिल कुरल के बारे में बता दीजिएगा। तमिल हो तो कुरल के बारे में एक बार नाम ले लेना, इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइबल और लघु वेद के समान माना जाता है वहाँ का। इसे मुप्पाल भी कहा जाता था। इसकी रचना किसने की थी? तिरुवल्लुर ने की थी। ठीक है, अनुसूत्रियों के अनुसार तिरुवल्लुर कौन थे? ब्रह्म के अवतार माने जाते थे ये। 54, तमिल ग्रंथ में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? आरो 2013 मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन 55, कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन थे। ठीक है, कंबन, इनका टाइमलाइन पूछा गया है। कंबन ने 12वीं शती ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। क्वेश्चन 56, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। एकदम सही बात है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार कर दिए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायतन थे, चलो पुनर्जन्म का सिद्धांत तो एक साइड, लेकिन जिधर आप हो उसी को अस्वीकार कर दो। जाति अधिक्रम को अस्वीकार कर दिया उन्होंने। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे। ठीक, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ संप्रदाय को दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। ठीक है, इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब क्या हुआ? कि उसके सिद्धांत को नकार दिया। 57, तो मिलान करना है। गुप्त देवगढ़ से मिला दीजिए, दशावतार था। ठीक है, और चंदा लेके खजूर खाए थे लोग, खजूर खाए थे चंदा लेके कुछ दोस्त। ठीक है, बादामी चालुक्य
चालुक्य लोग बादाम बहुत खाते थे, दिमाग बहुत तेज़ था। और पल्लव लोग पलमलय, कुछ परवल जैसा सब कुछ लग रहा है, ठीक है, इससे मिलान कर दीजिए। 57 हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजूर, चालुक्य बादाम, पल्लव परवल, पन्नमलय, ठीक। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो आज का झांसी है, सॉरी प्राचीन झांसी है, ठीक है, जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर में चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ लगभग 25 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बादामी कर्नाटक चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है, बादामी कर्नाटक वाला, ठीक है, वहाँ वो चालुक्यों की राजधानी थी। एवं पनमलय पल्लवों से संबंधित है। कुछ नहीं तो प याद रहेगा, प से पल्लव और प से पनमलय। 58 कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये मणिग्रामम था, व्यापारियों का निगम, ठीक है। और इसमें और कौन कौन सा था? एक तो मणिग्रामम भी था और दूसरा वलंजियर था। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन 59। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। चोल कौन सा था? परांतक फर्स्ट, ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक कौन था उस टाइम पे? कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, ठीक है। देखिए परांतक फर्स्ट का लास्ट टाइम चल रहा था और राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट ने चोल को कूट दिया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण थर्ड ने इस उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण की थी, तंजायु कोंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 60 चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? देखिए वैसे तो मलिक काफूर का नाम आप इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार बनाया और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बात ये है, सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए था। 1250 के आसपास होयसल और पांड्य राजाओं ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त किया, ठीक। होयसल और पांड्य राजा ने चोल राजा राजेंद्र थर्ड को परास्त किया। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते रहे। फिर उसके बाद जब वो पराधीन हो गए तो उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्न के अनुसार इसका निकटतम उत्तर डी हो सकता है। क्वेश्चन 61 संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर क्या था? सूती वस्त्र का लिए, ठीक है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उदयपुर संगमकालीन महत्वपूर्ण स्थल था, नगर था। संगम युग में उदयपुर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था और इसका विवरण हमें मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। क्वेश्चन 62 पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये वेंगी नदी थी, वेंगी नदी, ठीक है। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसमें आधुनिक मदुरा, इसमें कौन कौन से नगर शामिल थे? मदुरै था, फिर तिरुनेलवेली था और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। राजधानी मदुरा, ठीक। और वेंगी में क्या खास बात थी? उर्वरता बहुत अधिक थी। क्वेश्चन 63 कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर अवस्थित थे? तो एक तो ये था तोंडी, ठीक है, और दूसरा मुशिर था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें कौन कौन है? नौरा, तोंडी, मुशिर और नेलिसंडा, ये इधर थे, ठीक है, पश्चिमी बंदरगाह पे। नौरा, तोंडी, मुशिरी
और नीली संडा ये था पश्चिमी तट पर। और हम आते हैं क्वेश्चन 64 पर। संगम कालीन साहित्य में कोन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए होते थे। 65 संगम, तृतीय संगम कब कहाँ हुआ था? तो पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही देख लिया था। मदुरै, अगस्त ऋषि, साथ में तोल्काप्पियर। सेकंड का स्थान कपाटपुरम और थर्ड का अध्यक्षता नकीरर। 66 किस ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त ऋषि के बारे में कहा गया है। वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे, वहीं रह गए और तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 67 ओके, देखिए हर्ष कन्नौज, पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा जो नेक्स्ट में नहीं होगा, और चालुक्य मदुरै बचा, और क्या बचा? पांड्य मदुरै हो जाएगा। आ जाइए इसमें देख लीजिए। ठीक है, चालुक्य बादामी। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय के विस्तृत इतिहास का ज्ञान होता है। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। हर्ष अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया। पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, कुछ याद रहेगा ना? चालुक्य थे, बादाम खाए, दिमाग बढ़ाए। 68 पूछा है कि कालक्रम बताना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट से। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पल्लव सत्ता। ठीक, टाइम 60 से 63, ये है 60 से 63। ठीक, 63 नहीं, 600 से 630, 600 से 630। फिर पाल आए यानी कि गोपाल, 750 से 770, ये 7, इसको 6 कर दीजिए। ठीक है, 600 से 630, फिर गोपाल आए, फिर उन्होंने 750 से 770 तक। फिर प्रतिहार आए, भोजराज के अधीन प्रतिहार। कौन सा प्रतिहार? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज, ये 8 कर दीजिए। 836 से 885 महेंद्र वर्मन फर्स्ट, गोपाल सेकंड, ये उधर हो गया। फिर उसके बाद मिहिर भोज 836 से 885, और फिर फाइनली चोल यानी परांतक फर्स्ट, ये आ गया 9 में। ठीक है, 907 से 953। ठीक हो गया, आगे आ जाइए। 69 कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। ठीक है, पल्लव का कांचीपुरम था, सभी जानते हैं। पांड्य मदुरै था। चेर पुदुचेरी नहीं था। ठीक है, और चोल तंजौर है। होयसल द्वार समुद्र है। याद कर लीजिए, फिर से नीचे से स्टार्ट करिए। होयसल द्वार समुद्र, चोल तंजौर, पांड्य मदुरै, पल्लव कांचीपुरम। चेर एक बज गया, तो चेर में कौन थे? केरल वाला। ठीक है, वांची या वांजी करके इसकी राजधानी थी। ठीक है, चेर किस साइड थे? ये चेर थे। ठीक है, ये केरल वाला जो क्षेत्र था। राज्य कौन कौन से पड़ गए वहाँ पे? त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार। ठीक है, तो यहीं पे वांजी था या वाची। 70 कालक्रम बताना है। देखिए, इन दोनों क्या, तीन को एक साथ ले लीजिए, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, एक साथ लीजिए। इनका टाइमलाइन देखिए, 600 से 630। फिर नरसिंह वर्मन आता है फर्स्ट, 630 से 668। फिर परमेश्वर वर्मन आता है 670 से 700। ठीक, एंड फाइनली 731 में आते हैं नंदी वर्मन सेकेंड। क्वेश्चन 71 निम्न से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों पर विवरण दिया है? तो ये नाम बिल्कुल डिफरेंट है। मातवालिन। ठीक है,
हेनसांग और इन सब के बारे में तो इत्सिंग और फायान के बारे में सबने पढ़ा है, लेकिन मातवालिन के बारे में बहुत कम दिया है। मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं चालुक्यों के टाइम में, ठीक है, मातवालिन कब आए थे? चालुक्यों के टाइम में आए थे। क्वेश्चन 72, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो ये तो खैर सभी को दिख रहा है, मौर्य, राजपूत और गुप्त तो थे ही उत्तर भारत में, लेकिन चालुक्य थोड़ी थे ऊपर उत्तर भारत में, ठीक है। इनका तो बादामी वाला क्षेत्र था। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था, जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थी। सबसे महत्वपूर्ण थे कल्याणी के चालुक्य। 73 पूछा है कि किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने हेतु काशी के क्षेत्र में भेजा था? तो ये चालुक्य राजा थे कुमारपाल। क्यों? क्योंकि ये जैन धर्म को मानते थे, तो जो भी पशुओं पे क्रूरता होती थी उसके लिए, उसे रोकने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को काशी क्षेत्र में भेजा था। 74 कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी, ठीक है। कदम का पेड़ बहुत खूबसूरत होता है, उसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं, छोटे छोटे बॉल की तरह येलो कलर के, तो उन सारे को मिला दीजिए तो एक वन बन जाएगा। इतने और वो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो, मतलब आप 10 लगाते हो आपको लगने लगेगा कि पूरा का पूरा वन बसा दिया आपने। तो वनवासी, ठीक है। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। तंजौर चोल, कांची पल्लव और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। 75 कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ये था मोटुपतलू, ठीक है। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। ये है भारत, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ है कृष्णा जिला, ठीक है। और यहाँ पे इनका मोटुपतली क्या था? पत्तन था। किसका? काकतीय का। जब इटली यात्री मार्को पोलो यहाँ आता है, ठीक है, तो काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति को देखता है। फिर 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपतलू शिलालेख से पता होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। 13वीं शताब्दी गणपति राजा, ठीक है, मोटुपतलू शिलालेख, ठीक। और उसमें ये सब दिया हुआ है कि यहाँ ये सारी चीज़ें आयात निर्यात की जाती थी। 76 दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये पांडे भाई साहब थे। कौन थे? पांडे। रोम में अपना एक राजदूत भेजा था। दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य राजवंश के शासकों में भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया था। मतलब पांड्य ने दक्षिण भारत के किसी हिस्से पर शासन किया था। राजधानी मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यही हुए थे। अध्यक्षता हमने देखी थी पहले और तीसरे की में कौन था? पहले में अगस्त थे, तीसरे में नकीरर थे। और 78 मीनाक्षी मंदिर मदुरै। 79 में मिलान करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै और वेलूर मठ वैसे तो पश्चिम बंगाल में, इसमें हावड़ा पता नहीं क्यों दिया है, ठीक है। महाकालेश्वर सबको पता है उज्जैन में है। वेंकटेश्वर बच गया, तिरुमल आंध्र प्रदेश। जो बेलूर मठ था उसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन के तहत की गई थी 1879 में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन 80 दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आई होप सबको पता हो, गोपुरम कहलाते थे। पांड्यों
चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे थे। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे। प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थे। ठीक है, थैंक यू।